हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम पे जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पे डिस्कस करने से पहले हमें तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यूनोलॉजी क्या है। तो इम्यूनिटी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की टेंडेंसी है, बॉडी की खासियत है। ये बॉडी की खासियत कौन सी खासियत है? ये वो खासियत है, इम्यूनिटी बॉडी की वो खासियत है जिसके थ्रू वो फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सेल, बाहर के कोई भी सेल को आने से रेजिस्ट कर सकती है। क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की खासियत है। क्या करने के लिए? रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए फॉरेन सेल को अंदर आने से। तो इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी बॉडी की वो खासियत है, बॉडी की वो सलाहियत है जिसके थ्रू बॉडी रोक सकती है बाहर के फॉरेन सेल को आने से, रोकने के लिए और उनके टॉक्सिन को। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन मटेरियल एंड देयर टॉक्सिन, फॉरेन मटेरियल को रेजिस्ट और उसके टॉक्सिन्स को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है बॉडी को, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? वो सिस्टम, दैट system by which we get immunity। वो सिस्टम जिसके थ्रू हम बॉडी का सिस्टम जिसके थ्रू हम इम्यूनिटी को गेन करते हैं, गेट करते हैं, अचीव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम, ऐसा बॉडी का सिस्टम जिसके थ्रू इम्यूनिटी बॉडी वो एबिलिटी अचीव करे, फॉरेन पार्टिकल्स को रेजिस्ट करने की काबिलियत अचीव करे, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, बुक में इस गेट की जगह, इस अचीव की जगह एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्फर्ड। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है कॉन्फर्ड। तो वो कॉन्फर्ड की मीनिंग भी यही है, टू गेट। तो इम्यून सिस्टम क्या हुआ? इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू बॉडी अचीव कर सके इम्यूनिटी को, उस टेंडेंसी को, उस खासियत को पा सके। इस गेट या अचीव की इस जगह बुक में कॉन्फर्ड लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये इम्यून सिस्टम क्या है। ये इम्यून सिस्टम वही सिस्टम है जिसके थ्रू बॉडी इम्यूनिटी अचीव कर सकती है। और इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी सिंपली, लॉजी मीन्स स्टडी, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी, तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसकी सिस्टम में सब चीज़ें आ जाती है। इसका मैकेनिज्म, इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म, उसकी डिजीजेज, उसके प्रॉब्लम्स, उसके बेनिफिट्स, नॉन बेनिफिट्स, सब चीज़ें आ जाती हैं इम्यूनोलॉजी में। तो एक ऐसी स्टडी जिसमें हम कंप्लीट इम्यून सिस्टम को डिस्कस करें, वो इम्यूनोलॉजी है। तो तीन टर्म्स हमें क्लियर हो गई। सबसे पहले इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की खासियत है फॉरेन मटेरियल को रोकने के लिए। और इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा पूरा सिस्टम जिसके थ्रू हम उस एबिलिटी को अचीव कर सकें, उस एबिलिटी को पा सकें, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के मैकेनिज्म, उस सिस्टम का जो है डिजीजेज, उस सिस्टम की सब चीजें जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये तीन टर्म्स को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अब हम आगे इम्यून देखते हैं कि इम्यून सिस्टम के हमारे पास कितने टाइप्स हैं और कैसे काम करते हैं। हमारे पास बुक में इन तीन टर्मिनोलॉजीज के बाद फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी को एक्सप्लेन किया गया है। कौन से फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है वो मैं ओरली बता रहा हूँ, उसको लिख नहीं रहा। कि एक हमें ये बताया गया है कि भाई जो हमारे पास इम्यूनिटी के फंक्शन ये है कि वो हार्मफुल और जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे पास मतलब इंजरी और जो इन्फेक्शन होता है उसको क्लियर करने में कौन मदद करती है? इम्यूनिटी मदद करती है। एक फंक्शन क्या बताया हुआ है भाई? जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको खत्म करने में कौन मदद करती है? इम्यूनिटी मदद करती है। दूसरा फंक्शन ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो कैंसर है, जो हमारे पास एलर्जी है, जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है, अब ये सब चीज़ें क्या हैं? हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास कैंसर, एलर्जी वगैरह होती है, इन सबको कौन खत्म करता है? इम्यूनिटी खत्म करती है। तीसरा, हम अगर कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट कराते हैं, लिवर की ट्रांसप्लांट होती है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है,
तो वो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप की हो। क्यों? क्योंकि अगर सेम ब्लड ग्रुप की नहीं होगी तो उसकी रिजेक्शन में कौन काम करेगा? इम्यूनिटी काम करेंगे। तो ये सेल और प्रोटीन्स की बनाई हुई जो इम्यूनिटी है उसके कुछ फंक्शंस इन टर्मिनोलॉजीज के बाद एक्सप्लेन किए गए हैं बुक में, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम अपने मेजर टॉपिक पे आते हैं जो है हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इन्नेट और एक एडॉप्टिव। सबसे पहले मैं इन्नेट की बात करूंगा। इन्नेट इम्यूनिटी को इन्नेट क्यों कहा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी को इन्नेट क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बाय बर्थ होती है, या यूं कहूं कि पेरेंट्स से मिलती है, इस वजह से इसको मैं इन्नेट इम्यूनिटी कहता हूं। देखिए, हमने ये सुना हुआ है हमारे माशरे में, हम कहते हैं कि यार वो देखो वो कितना अच्छा खाना बनाती है, ये उसका खाने बनाने की क्वालिटी ऐसा लगता है कि जैसे उसको इन्नेट मिली हुई है, उसको उसके पेरेंट्स से मिली हुई है। तो वो चीज़ जो पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो इन्नेटली मिलती है, उनको मैं क्या कहता हूँ? बाय बर्थ से जो होती है उनको मैं इन्नेट कहता हूँ। तो इस वजह से वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिल रही है, हमें पेरेंट्स से मिल रही है, उनको मैं क्या कह रहा हूँ? इन्नेट इम्यूनिटी कह रहा हूँ। जो बाय बर्थ मिल रही है, जो पेरेंट्स से मिल रही है, वो हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी है? इन्नेट इम्यूनिटी है। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। मतलब कोई भी हमारे पास फॉरेन मटेरियल आ जाए, कोई भी हमारे पास फॉरेन मटेरियल आ जाए, चाहे वो हमारे पास बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई डस्ट का पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एयर की पॉल्यूशन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कुछ भी हो, उन सब के खिलाफ इम्यूनिटी एक जैसा ही काम करेगी। स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये आया, वायरस आया कुछ और, बैक्टीरिया आया कुछ और। नहीं नहीं नहीं, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक जैसी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये इम्यूनिटी के 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, फंक्शन ऑफ इम्यूनिटीज को थोड़ा सा डिस्कस किया है, और इन्नेट इम्यूनिटी पे हम बात कर रहे हैं कि इन्नेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाय बर्थ होती है, पेरेंट से मिलती है, और ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए एक जैसी होती है। चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे डस्ट का पार्टिकल आए, कोई भी आए, सबके लिए ये इम्यूनिटी एक जैसी होती है। इस वजह से हम इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। कंसिस्ट किस चीज पे करती है? ये हमारे पास कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिफेंस। ये हमारे पास कंसिस्ट करती है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप पूछेंगे सर ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मेरे पास क्या है? ये कोई पैथोजन है, ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर आना चाहता है। ये क्या है? ये हमारे पास कोई वायरस है या बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर आना चाहता है। अब इसको आने के लिए हमारे पास जो है वो 2 लाइन में फौजी खड़े हुए हैं। 2 लाइन में हमारे पास क्या खड़े हुए हैं? फौजी खड़े हुए हैं। तो वो दोनों लाइन के जो फौजी हैं, इनको मैं क्या कह दे रहा हूँ? इन्नेट इम्यूनिटी कह दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? इन्नेट इम्यूनिटी कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। जाहिर सी बात है, जो पहली लाइन में खड़े हुए हैं वो पहले लड़ेंगे, जो सेकंड लाइन में खड़े हुए हैं वो बाद में लड़ेंगे। तो ये हमारे पास जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो 2 लाइन पे कंसिस्ट होती है, एक फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो पहले लड़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बाद में लड़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लाइन डिफेंस की। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अभी मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत इजी है। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बहुत इजी है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? वो हमारे पास कंसिस्ट करता है स्किन पे प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्लस इन दोनों की सीक्रेशन पे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस पे कंसिस्ट करता है? स्किन पे कंसिस्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे और उनकी सीक्रेशन पे। ये जो हमारे पास स्किन है, ये सिर्फ स्किन पे नहीं, उसकी सीक्रेशन पे भी, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन पे नहीं, उसकी सीक्रेशन पर भी। तो सबसे पहले मैं स्किन पे बात करता हूँ, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पे बात करूंगा। ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले ये लड़ेगा स्किन से,
और उस स्किन की सीक्रेशन से, उसके साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन और उसकी सीक्रेशन से लड़ेगा। तो सबसे पहले बाहर से, जाहिर सी बात है, कोई बाहर से कोई डस्ट का पार्टिकल आ रहा है, कोई बैक्टीरिया का सेल आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, तो वो सबसे पहले मेरी स्किन से टच होगा, उससे लड़ेगा। तो हमारे पास जो स्किन है या उसके जो सीक्रेशंस है, सबसे पहले मैं उन पे बात करता हूँ। जो हमारे पास स्किन है और उसकी सीक्रेशन कौन सी है, तो स्किन की मोस्ट फेमस सीक्रेशन हमारे पास कौन सी है? स्वेट ग्लैंड्स। जो हमारे पास पसीना आता है वो हमारे पास क्या है? स्किन की सीक्रेशन है। पसीना कहाँ से आता है? स्किन से आता है हमारे पास। तो स्किन की सीक्रेशन क्या है? स्वेट। इस स्वेट के पास क्या होता है? इस स्वेट के पास हमारे पास जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और उसके साथ साथ इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जिसके थ्रू वो बाहर के आए हुए बैक्टीरिया वगैरह को वो आराम से मार लेते हैं। इस वजह से जो स्किन और स्वेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, गर्मियों में तो हमें पसीना नहीं आता, तो उसके लिए हमारे पास एक और सीक्रेशन होती है, सीबम, जो हमारे पास ऑयली सीक्रेशन होती है। और इस ऑयली सीक्रेशन के पास भी लाइसोजाइम होते हैं, जो कि बैक्टीरिया पार्टिकल वगैरह को हाइड्रोलाइज करके उनको आराम से मार सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्किन है, स्किन की सीक्रेशन है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास स्किन नहीं है तो सर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे उसकी सीक्रेशन होगी। जैसे हमारे पास आईज है, आईज में हमारे पास स्किन नहीं है, आईज ओपन है, तो वहाँ पे टीयर्स हैं आईज की सीक्रेशन के लिए। आपने देखा होगा कोई डस्ट का पार्टिकल वगैरह आंख में चला जाए ना, तो अचानक से आंसू आ जाते हैं। कोई डस्ट वगैरह, मैं बाइक चला रहा हूँ, कोई डस्ट वगैरह का पार्टिकल लगा तो आंसू आ जाते हैं। उन आंसुओं के पास लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल को ड्रेन आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से टीयर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पास जैसे कि माउथ है, माउथ में हमारे पास कौन सी सीक्रेशन होती है? सेलाइवा होती है। सेलाइवा में आपने चैप्टर नंबर 12 में तो पढ़ा होगा, सेलाइवा में तो बहुत ज़्यादा सीक्रेशंस होती हैं, जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम होते हैं, और भी काफ़ी एंजाइम्स होते हैं सेलाइवा के अंदर, जो कि किल करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, बैक्टीरिया को, फॉरेन सेल को। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा? स्किन और उसकी सीक्रेशन। स्किन हमारे पास की सीक्रेशन स्वेट सबसे पहली सीक्रेशन है, मेन सीक्रेशन है पसीना, स्वेट, जिसके अंदर हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम और उसकी एसिडिक पीएच। फिर हमारे पास दूसरी सीबम, जो ऑयली सीक्रेशन है। और हमारे पास जहां पर स्किन नहीं है, जैसे कि आईज, वहां पे टीयर सीक्रेशन है। और जैसे कि हमारे पास माउथ एक ओपनिंग है, वहां पे सेलाइवा सीक्रेशन है। अब ये जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस हमारे पास क्या होता है? म्यूकस की अगर मैं उर्दू में आपको मीनिंग बताऊं तो म्यूकस हमारे पास बलगम होता है। तो ये जो बलगम है हमारे पास, ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बैक्टीरिया वगैरह है, कोई पार्टिकल आता है तो बलगम उसको ट्रैप करता है। ये वो वाला बलगम नहीं है जो जाहिर सी जो बाहर निकलता है, हाँ वो भी इसी का ही कंसिस्ट होता है, लेकिन ये हमारे पास ट्रैक्ट्स बनाता है। ट्रैक्ट्स के अंदर ये होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे हमारे पास जो है वो जीआईटी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जैसे हमारे पास यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है। तो इन सब ट्रैक्ट में हमारे पास क्या होता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन की सीक्रेशन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन की सीक्रेशन म्यूकस खुद है। ये म्यूकस क्या करता है? ये पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और उनको निकालने में मदद करता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया वगैरह, जीआईटी, जो हमारे पास इसोफेगस वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, और जो हमारे पास यूरोजेनाइटल, यूरो मीन्स यूरिन के लिए, जेनाइटल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो वाला जो ट्रैक्ट होता है वो भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। तो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट में लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास कौन है? स्किन है और उसकी सीक्रेशन है, म्यूकस है और उसकी सीक्रेशन है। स्किन और उसकी सीक्रेशन में कौन आ जाते हैं? स्वेट आ जाता है, और टीयर्स, सेलाइवा, और हमारे पास जो है ऑयली सीबम वगैरह आ जाता है। और हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे पास रेस्पिरेटरी, जीआईटी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ये पार्टिकल को ट्रैप करके उनको निकालने में मदद करता है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो तीन चीजों पे कंसिस्ट होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास तीन चीजों पे कंसिस्ट होती है, सेल्स, प्रोटीन्स और केमिकल्स। तीन चीजों पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सेल, प्रोटीन और केमिकल्स। जब हमारे पास कोई बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर चुका है
तो हमारे पास एक्शन में प्ले आएगी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसकी 3 चीजें हैं, सेल्स, प्रोटीन्स और केमिकल्स। जो सेल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास ऑल WBCs हैं, सब के सब WBCs जो हैं वो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, एक्सेप्ट सिवाय लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम नहीं करते। और जो हमारे पास WBC है, जैसे कि हमारे पास मोनोसाइट्स हो गए, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हो गए, तो ये मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास फेगोसाइट्स हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये हमारे पास फेगोसाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास किल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, किलिंग ऑफ द सेल। ठीक है, एक तो हमारे पास ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हो गए, और दूसरे हमारे पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको मैं कहता हूं नेचुरल किलर सेल्स। ये जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये नेचुरल किलर सेल्स को आप ऐसे भी लिखा हुआ, कहीं पे लिखा हुआ होगा कि NK सेल्स। ये हमारे पास जो NK सेल हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले कौन से सेल हैं, ये हमारे पास मॉडिफाइड लिम्फोसाइट हैं। इनको हम मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, इनको हम मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स हमारे पास अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, उनके पास कोई साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नहीं होते। लेकिन ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स हैं जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स के पास। तो ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट हैं। ये किल कैसे करते हैं, ये हमारे पास कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसमें इस वायरस ने आके अटैक कर लिया है। अब उसने इस वायरस ने आके अटैक कर लिया है तो हमारे पास बॉडी के अंदर एक सेल घूम रहा होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल, NK सेल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है वो NK सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये NK सेल है, बहुत खुश दिखाई दे रहा है NK सेल हमारे पास। ये NK सेल क्या करेगा, ये अपनी प्रोडक्ट रिलीज करेगा, एक प्रोटीन रिलीज करेगा। उस प्रोटीन को मैं क्या कहता हूँ, उस प्रोटीन को मैं कहता हूँ पोरेंस। ये हमारे पास प्रोटीन पोरेंस रिलीज करेगा जो कि इस सेल में क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से ये सेल अंडर लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा। तो नेचुरल किलर सेल हमारे पास क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल हमारे पास जो सेल इन्फेक्टेड होता है उसमें पोरेंस रिलीज करते हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके लाइसिस करवा देते हैं। अच्छा, ये जो किलिंग ऑफ NK सेल्स है, नेचुरल सेल की जो किलिंग है, जिस सिस्टम के थ्रू नेचुरल सेल किल करते हैं उन पोरेंस के थ्रू, उस किलिंग को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। उस किलिंग को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। व्हाट इज साइटोटॉक्सिसिटी? इट इज द किलिंग ऑफ द नेचुरल किलर सेल, द मैकेनिज्म बाय विच नेचुरल किलर सेल किल द इन्फेक्टेड सेल इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिसिटी। तो साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू नेचुरल किलर सेल किल करे उसको हम क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अब सेल्स के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स पे। जो हमारे पास प्रोटीन सेकेंड लाइन डिफेंस में है, जो हमारे पास प्रोटीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में है वो 3 है। 3 प्रोटीन है। सबसे पहले वाले प्रोटीन पे मैं बात करता हूँ, वो उस पर मैं बात कर चुका हूँ, जो है हमारे पास लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है और एंजाइम हमें पता है कि टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में मदद करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की सिक्रेशन में भी होते हैं। तो लाइसोजाइम प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास एंजाइम है। तो ये हमारे पास प्रोटीन में एक तो लाइसोजाइम एंजाइम है, और दूसरी प्रोटीन जो है वो हमारे पास कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब सर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे पास वो प्रोटीन्स होते हैं जो नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। उस ब्लड वेसल के अंदर एक प्रोटीन जो है वो घूम रहे हैं, इन प्रोटीन को मैं क्या कह रहा हूँ, इन प्रोटीन को मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन घूम रहे होते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वगैरह उसके टिश्यू में आके इन्फेक्ट करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, वो इस ब्लड वेसल से बाहर आकर इसकी मेम्ब्रेन पर जमा हो जाते हैं और इसकी मेम्ब्रेन की लाइसिस करवा देते हैं। वो इससे निकलेंगे, इधर जमा होंगे,
इधर जमा होंगे, इधर जमा होके इसकी मेम्ब्रेन को लाइसिस करवा देंगे। तो यहाँ से उसकी मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाएगी और ये किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन करवाते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे पास ब्लड के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। जब कोई बैक्टीरिया वगैरह उसके आसपास के टिश्यू फ्लूइड को इन्फेक्ट करता है, वो बाहर आ जाते हैं, उसकी मेम्ब्रेन पे जमा होते हैं और उसकी मेम्ब्रेन की लाइसिस करवा सकते हैं। ये हमारे पास किसका काम है? ये हमारे पास काम है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का। और तीसरे जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, तीसरे प्रोटीन होते हैं, उनको मैं क्या कहता हूँ? उनको मैं कहता हूँ इंटरफेरॉन प्रोटीन। उनको मैं क्या कहता हूँ? इंटरफेरॉन प्रोटीन, IF भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन प्रोटीन। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन प्रोटीन हमारे पास क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आपको शो करता हूँ कि इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। इस सेल में क्या हुआ है? इस सेल में वायरस ने आके इफेक्ट किया है। इस सेल में क्या हुआ है? इस सेल में आके वायरस ने इफेक्ट किया है। अब जब इस सेल को वायरस ने आके इन्फेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये लिवर का सेल है, इसमें वायरस ने आके इन्फेक्ट किया है, तो जब किसी सेल के अंदर वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है। वो सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है, जिस प्रोटीन को मैं क्या कहता हूँ? इंटरफेरॉन प्रोटीन। ये इंटरफेरॉन क्या करवाता है? ये दूसरे सेल्स को अपनी तरफ बुलाता है कि भाई मेरे पास वायरस आ गया है, मुझे मारो, इस वायरस को फैलने नहीं दो, इसको मारो। तो ये इंटरफेरॉन क्या करता है? दूसरों को बुलाता है। तो हमारे पास 3 प्रोटीन हैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। एक तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो ब्लड में नॉर्मली मूव कर रहे होते हैं, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको दिखता है ब्लड वेसल से निकल के उसको मार देते हैं। तीसरे हमारे पास इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन क्या करते हैं? जब कोई नॉर्मल सेल के पास वायरस इफेक्ट करता है तो वो सेल क्या करता है? इंटरफेरॉन रिलीज कर देता है। जब वो सेल इंटरफेरॉन रिलीज करता है तो इंटरफेरॉन ब्लड में जाके जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह घूम रहे होंगे, उनको बुलाएगा कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ, क्या हो गया है? किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। तो वो जो हमारे पास अब हम बात करते हैं केमिकल्स पे। जो थर्ड पार्ट है, जो हमारे पास क्या करवाते हैं? इन्फ्लामेशन हमारे पास कौन करवाते हैं? जो केमिकल्स, जो थर्ड पार्ट है सेकेंड लाइन डिफेंस के, वो हमारे पास इन्फ्लामेशन करवाते हैं। इन्फ्लामेशन की लफ्जी मानिंग है टू सेट ऑन द फायर इन फ्लेम जो मोमबत्ती से जो फ्लेम जलता है, आग का चूल्हा, उसे हम इन्फ्लेम कहते हैं। तो इन्फ्लेम, टू सेट समथिंग ऑन फायर, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। क्यों कहते हैं? आए इसको हम डिस्कस करते हैं। इन्फ्लामेशन हमारे पास करेक्टराइज्ड है, वो हमारे पास करेक्टराइज्ड है 4 चीज़ों से। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो रही है? तो उसकी 4 चीज़ें हैं, 4 साइन हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। कौन कौन सी 4 साइन है? एक तो भाई जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये एरिया मेरी सबसे पहले लाल हो जाएगी। लाल के साथ ये एरिया और क्या होगा? ये एरिया हॉट हो जाएगी। हॉट भी कह सकते हैं, वार्म भी कह सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये लाल होता नजर आएगा और ये एरिया जो है हमारा गर्म भी हो जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज यहाँ पे स्वेलिंग नजर आएगी आपको। एरिया लाल भी होगा, गर्म भी होगा और स्वेल भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। क्या हुआ? सबसे पहले एरिया लाल हुआ, फिर क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पे हॉट या वार्म गर्म एरिया हो गया, फिर स्वेलिंग हो गई और आखिरी चीज वो क्या है कि यहाँ पे मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेन होगा। तो इन्फ्लामेशन में हमारे पास क्या होता है? रेडनेस होती है, एरिया वार्म हो जाता है और रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, स्वेल हो जाता है और उधर पेन होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लामेशन की। ये जहां कहीं भी बॉडी के अंदर हो, आप समझ जाना कि आपके पास क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। अच्छा, इन्फ्लामेशन होता क्यों है? अब थोड़ी इसके हम डिटेल में बात करें कि इन्फ्लामेशन होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक जो है वो आर्टीरियोल गुजर रही है। क्या है? ये हमारे पास एक आर्टीरियोल गुजर रही है, ठीक है। इस आर्टीरियोल से हमारे पास क्या निकली? कैपिलरीज निकली। इस आर्टीरियोल से हमारे पास क्या निकली? कैपिलरीज निकली और फिर इन कैपिलरीज ने मिलाकर क्या बना दी हमारे पास? इन कैपिलरीज ने बना के हमारे पास वेन्यूल या वेन बना दी।
ठीक है, ये भाई हमारे पास हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है कि एक पैथोजन आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक पैथोजन आ गया है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो टिश्यू फ्लूइड में आ गया है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आया है तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपलरी है, इस कैपलरी में हमें पता है कि सेल्स पे कंसिस्ट होती है, जिसको हम स्क्वाइमस सेल कहते हैं। इन सेल्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है। इन सेल के दरमियान क्या हो जाता है, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैप के बढ़ने से क्या होता है, जो सेल ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं WBC के, वो बाहर आ जाते हैं। वो सेल क्या होते हैं, वो सेल हमारे पास बाहर आ जाते हैं। कौन से सेल, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रोफिल, जैसे कि हमारे पास मोनोसाइट्स, ये सेल हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट वगैरह बाहर आ जाते हैं और वो इनसे लड़ते हैं। वो क्या करते हैं, इनसे लड़ते हैं। इधर क्योंकि इनसे लड़ते हैं और इनको किल करते हैं, तो वो एरिया हमारी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे जंग चल रही है बिटवीन दी न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और वो सेल जो जहाँ पर वो बाहर आ गया है, इस वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, वो एरिया हमारे पास रेड हो जाता है और वार्म हो जाता है। रेड और वार्म होने की वजह क्या है, रेड और वार्म होने की वजह यही है कि न्यूट्रोफिल और जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, वो जब ब्लड से बाहर आएंगे, क्योंकि एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप बढ़ जाएगा जब यहाँ पर कोई बाहर से पार्टिकल वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो सेल यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये दोनों यहाँ से लड़ेंगे, तो इस वजह से ये एरिया हमारा क्या हो जाता है, रेड और वार्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया आया ना, तो यहाँ की जो ब्लड वेसल है, कैपलरीज से सेल्स निकलेंगे, उससे लड़ रहे होंगे, तो ये एरिया उस वजह से रेड और वार्म हो जाता है। स्वेल क्यों होता है, क्योंकि बहुत सेल के बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा होता है तो यहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा होती है, तो ये एरिया हमारे पास स्वेल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि कैपलरीज के सेल के दरमियान गैप बढ़ गया है। ठीक है, रेडनेस और वार्म, रेडनेस क्यों हुई थी और हॉट या वार्म क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास झगड़ा चल रहा है। स्वेलिंग क्यों हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आया है। और पेन इस वजह से होता है क्योंकि इस झगड़े के दौरान बहुत सारे सेल, हमारे नॉर्मल सेल भी मर रहे होते हैं, कुछ ये बैक्टीरिया मार रहा होता है, कुछ न्यूट्रोफिल्स के इन झगड़े के दरमियान बहुत सारे नॉर्मल सेल्स मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेन होता है। तो इन्फ्लामेशन की मैंने बात की, इन्फ्लामेशन मीन्स टू सेट ऑन द फेयर। कैसे पता चलेगा, 4 कार्डिनल साइन से, रेडनेस, वार्म, ठीक है, स्वेलिंग और पेन। रेडनेस और वार्म क्यों होंगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बाहर आए लड़ने के लिए। स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि सेल के दरमियान, एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप बढ़ गया है, बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा है। पेन इस वजह से होगा क्योंकि नॉर्मल सेल भी मर रहे हैं इसमें, इस वजह से हमारे पास पेन होगा। पूरी इनेट इम्यूनिटी को मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी के अंदर आना चाह रहा है। सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन लड़ेंगे विद देयर सीक्रेशन। सबसे पहले कौन लड़ेगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन विद देयर सीक्रेशन। स्किन की सीक्रेशन स्वीट ग्लैंड्स, स्किन की सीक्रेशन सीबम, स्किन की सीक्रेशन आईज में से टीयर, सिलाइवा, म्यूकस की सीक्रेशन म्यूकस खुद। अच्छा, सेकंड, अगर वो वहां से बच जाते हैं, बॉडी के अंदर आ गए, तो फिर हमारे सेल, कौन से सेल, सारे WBC लिम्फोसाइट को छोड़ के, जैसे कि फेगोसाइट्स हो गए। कौन से फेगोसाइट्स, जैसे कि हमारे पास भाई मोनोसाइट और हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हो गए। और कौन से, नेचुरल किलर सेल हो गए, पोरेंस रिलीज करते हैं। प्रोटीन्स कौन से, 3 प्रोटीन है हमारे पास। कौन कौन से, एक हमारे पास प्रोटीन है जिसको मैं कहता हूँ लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ब्लड के अंदर नॉर्मली मूव कर रहा है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ब्लड से निकल के उसको मारेगा। तीसरा इंटरफेरॉन, जहां पर कोई वायरस किसी सेल में इन्फेक्ट हो रहा है, केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं दूसरे सेल्स को बुलाने के लिए, वो हमारे पास इंटरफेरॉन। और तीसरे हमारे पास केमिकल्स, जो क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, ये कौन से केमिकल्स हैं जो इन्फ्लामेशन होती है, ये केमिकल्स जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप बढ़ाते हैं। तो वो कौन से सेल होते हैं, वो हमारे कौन से केमिकल्स होते हैं, हिस्टामीन्स होते हैं, जो इन एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप बढ़ाते हैं। जैसे कि हिस्टामीन हो गए, जैसे कि हिस्टानिन, और दूसरे काइनिन्स हो गए, ब्रेडिकाइनिन वगैरह, सीरोटोनिन वगैरह। तो ये जो हमारे पास हिस्टामीन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, हमने पहले भी इस पे बात की है कि हिस्टामीन हमारे पास बेसोफिल्स
जो है वो हिस्टामीन को रिलीज करते हैं, जो बेसिक डाई लेते हैं, और जो है वो ये मास्ट सेल होते हैं, बेसोफिल और मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल होते हैं ये मॉडिफाइड बेसोफिल ही होते हैं जो हिस्टामीन रिलीज करते हैं। तो ये हिस्टामीन और रिलेटेड काइनेस क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं। तो आई होप डिटेल से मैंने इनेट इम्यूनिटी को एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या बुक में से कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो तो आप मुझे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।